स्टूडेंट्स, इस वीडियो के तकरीबन पहले जो 20 मिनट्स हैं उसके अंदर सारा समझाया हुआ है, साथ साथ पॉइंट लिखे तो हुए हैं, लेकिन वो आप लोग कोशिश करें वो ना नोट करें। 20 मिनट्स के बाद अच्छी तरह जो पॉइंट्स हैं वो अरेंज किए हुए हैं बाकायदा वाइट पेज पे, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने वो नोट करनी है। पहले जो 20 मिनट्स हैं आपने वीडियो को समझना है, उसके बाद जो 8 मिनट्स की वीडियो है वो आपने लिखने वाला काम है, ये जो भी नोट डाउन करने हैं पॉइंट्स, वो वाला काम है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ये केमिस्ट्री के रिलेटेड है, तो इसको जो बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे इस चैप्टर को, उनके लिए आगे 9th में केमिस्ट्री समझना आगे बहुत आसान हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो काइंडली ये वाला जो चैप्टर है ये आप कंसेप्चुअली बड़े गौर से सुने इस सारी वीडियोस को और गौर से समझें। सबसे पहले हम डू यू नो वाला बॉक्स है, डू यू नो वाले बॉक्स में ये है कि जो हमारी एक इंसान की बॉडी है ना, जिस्म जो है इंसान का, वो 7 ऑक्टेलियन एटम से बना हुआ है। यानी कि ऑक्टेलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 27 ज़ीरोज़ होते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आए तो वहाँ पे ना याद रहे, अब ये वाली रकम दे दे तो याद नहीं रहता कितने ज़ीरो हैं, तो कितने 27 ज़ीरो आप लोगों ने गिन लेने हैं। अगर टाइम शॉर्ट हो, अगर इस तरह उन्होंने 3-3 के पेयर में ज़ीरो को लिखा हो ना, अक्सर वो 3-3 के पेयर में ही लिखते हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ को। तो 3-3 के पेयर्स में लिखें तो आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह 9 पेयर्स अगर ज़ीरो के हैं तो वो उसका मतलब भी 7 ऑक्टेलियन है। यानी कि अगर 8 कहीं ज़ीरो डाले हुए हैं, वो 8 पेयर्स ऑफ ज़ीरो हैं या 7 है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। अब यहाँ से अब चैप्टर शुरू हो रहा है कि हर चीज़ जो है ना वो किससे बनी हुई है? एटम से। ये जो इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये है कि हर चीज़ जो है ना दुनिया में या पूरी कायनात में सब कुछ किससे बना हुआ है? एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आसानी के लिए। अच्छा, वो अब आगे समझाना ये चाह रहा है कि दिस बुक, यानी कि जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं या कोई भी किताबें हैं, द रूम यू आर इन, कमरा जिसमें हम बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन सेल, कोई चीज़, क्लासरूम, द ट्रीज आउटसाइड, दरख्त, सूरज, सितारे, चांद, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि एटम्स एक छोटे छोटे से एटम्स होते हैं, इन सारों से मिलके ये चीज़ें बनती हैं। और जिस तरह वो कहते हैं ना कतरा कतरा करके दरिया बनाता है, इस तरह छोटे छोटे एटम्स मिलके हर चीज़ को बनाते हैं, चाहे वो दरिया ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे वो पॉइंट है जो याद करना है, ओवर बॉडी मेड अप ऑफ एटम्स। हमारी जो बॉडी है, जिसम इंसान का, किससे बना हुआ है? एटम से। मेन एटम्स उसमें कौन से हैं? बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले वैसे इस चैप्टर में एलिमेंट की चीज़ समझनी चाहिए। एलिमेंट समझाने के लिए मैं कहूँगा कि ये एक H2O है, क्या है? वाटर है। इसको क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं हम लोग। तो वाटर अब क्या है? आप लोगों ने शुरू से का सुना होगा, आप लोग छोटी को, ये क्या है? कंपाउंड है एक। वो चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड। तो अब इसके अंदर H जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं ना। यानी कि अगर कोई चीज़ अलहदा, यानी कि वो किसी भी चीज़ से मिलकर ना बनी हो। अब ये हाइड्रोजन है, वो तो एटम से मिलकर बनी है, लेकिन इसके अंदर अब और तो कोई चीज़ की मिलावट नहीं है। यानी कि वो ये मिलावट से पाक चीज़ जो कहते हैं ना, वो होती है। यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ से बनी हो, वो और किसी चीज़ से मिलकर ना बनी हो, अपने आप से ही मिलकर बनी है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए ये जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, जो एक ही मटेरियल से बनी हो या एक ही सब्सटेंस से बनी हो, या उनको तोड़कर हम किसी और चीज़ में अलहदा ना कर सकें। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है, द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, या द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी कि किसी और चीज़ में हम उसको तोड़ के अलग-अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को जितना मर्जी तोड़ लें हम लोग, उसके अंदर से हाइड्रोजन ही निकलनी है, उसके अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। या ऑक्सीजन को जितना मर्जी तोड़ लें, उसके अंदर से ऑक्सीजन ही निकलनी है, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, ठीक है। यानी कि अब कॉपर है, ये भी एक एलिमेंट है। कॉपर की वायर्स है, कॉपर की वायर सिर्फ प्योर कॉपर की बनी होती है, उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी है वो कंपाउंड है, और जो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर बनी है इज़ ओनली मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स, इट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। अब हर एलिमेंट भी जो है ना वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स हैं वो मिले हैं, तो क्या बना है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट बन गया। यानी कि है वो, यानी कि उसका जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? एटम।
एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। एटम यानी कि जब वो छोटे छोटे एटम मिल जाते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। होती वो हाइड्रोजन ही है, यानी कि ये भी एक, अब ये फर्ज करो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन ही है। ये ज़्यादा सारों ने मिलकर भी हाइड्रोजन ही बनाई है, एक एटम ने भी मिलकर हाइड्रोजन ही बनाई है। ये छोटी सी हाइड्रोजन है, ये बड़ी हाइड्रोजन है बस। जिस तरह एक ये दीवार है, ये छोटी दीवार है, ये बड़ी दीवार है, ये भी एटम से मिलकर बनी है। इसके अंदर थोड़े एटम्स है, इसके अंदर ज़्यादा एटम्स है। ये समझाने के लिए थोड़ी सी बात। अब असल पॉइंट क्या है ये वाला, आवर बॉडी मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, सी से जाहिर करते हैं कार्बन को, ऑक्सीजन ओ, हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन एन। ये इन ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किन मेन एलिमेंट से बनी है? 4, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। स्कूल बैग पॉइंट है ये नोट करने वाला। स्कूल बैग मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। कौन से? प्लास्टिक से, पॉलिस्टर से। पॉलिस्टर अब किस चीज से बना होता है? पॉलिस्टर भी एटम से बना होता है, लेकिन कौन से एलिमेंट्स के एटम से? एलिमेंट्स कार्बन के एटम से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। स्कूल बैग मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक कार्ड पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इससे आगे एक और बात है कि ये वाला जो है वुड, वुड भी इन्हीं एटम से बना, वुड। बट ये देखो, वुड अ कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वुड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्लास्टिक भी बना है। बट आगे क्या कर रहा है? बट इन वुड द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इन अ डिफरेंट वे टू गिव अ टोटली न्यू मटेरियल विद अ कंप्लीटली डिफरेंट अपीयरेंस। इस अपीयरेंस, शक्ल उसकी और प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल। अब लकड़ी और काम के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी प्रॉपर्टीज और होती हैं, और प्लास्टिक की और प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो उसकी समझाना क्या चाह रहा है कि मतलब अब एक में कार्बन, कार्बन के कंटेंट्स ज़्यादा होंगे एटम्स के, हाइड्रोजन के कम होंगे, ऑक्सीजन के और होंगे। ये आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी एक एलोट्रोपी और आइसोटोप्स। इस तरह ये असल में इसमें वो ये समझाना चाह रहा है कि एलोट्रोप्स और ऑक्सीजन वाली चीज़, लेकिन वो अभी आगे जाकर शायद पढ़े, अभी फिलहाल नहीं है सिलेबस में, लंबी बहस छिड़ जानी है। तो मैं आसान लफ्ज़ों में जो समझाऊँ ना कि बिरयानी और जो पुलाव है, अब बिरयानी किससे बनी है? चावलों से और गोश्त से और मसालों से, और पुलाव भी वही बना है चावलों से, मसालों से, गोश्त से। लेकिन बिरयानी में, बिरयानी का टेस्ट और पुलाव का टेस्ट और, किसी को बिरयानी अच्छी लगती है, किसी को पुलाव, लेकिन दोनों चीज़ें सेम, कंटेंट्स उनके सेम है, लेकिन मिकदारें आगे पीछे हैं, मसाले थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हैं। इस तरह ये प्लास्टिक और ये जो है ना वुड, इसके अंदर भी साइड प्रोडक्ट्स और जो मिकदारें हैं ना चीज़ों की कंपोजिशन, वो आगे पीछे होती है। इसलिए यानी चीज़ें दोनों सेम मटीरियल से बनी है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन, हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हमारा असल टॉपिक जो है केमिस्ट्री का। ठीक है, वो तो इंट्रो था थोड़ा सा। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एटम का मतलब क्या है? इंडिविजिबल, पहला पॉइंट याद करने का, यानी कि नाकाबिले तकसीम, और नहीं तोड़ के छोटा किया जा सकता है इसको। फर्ज करो ये एक एटम है, इसको और हम छोटा नहीं कर सकते तोड़ के, इसके अंदर से और नहीं कुछ निकाल सकते। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ नापनी भी हो ना एटम के हवाले से, कोई कैलकुलेट करनी हो, तो हम 2 एटम को लेते हैं, उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको कोई डिवाइड करते हैं 2 पे, फिर जाकर उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। यानी कि ये इतनी छोटी चीज़ है जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? इतना ही छोटा। अगला पॉइंट, एटम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो ये बताना चाह रहा है। एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब वो कह रहा है वैसे अगर हम तोड़ा जाए, अगर इफ वी कोई पुल एन एटम अपार्ट, तोड़ दें, वैसे हम थोड़ा सा कोशिश करें कि एटम टूट रहा है, एटम टूटा है, उसके अंदर से क्या क्या निकलेगा, तो हम क्या देखेंगे कि एटम किस चीज़ का बना हुआ है। अगर हम तोड़ें तो हम देखेंगे किस चीज़ का बना हुआ है, मेड अप ऑफ अब ये एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये ई नेगेटिव से जाहिर कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, पी से क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसको क्या कहते हैं? एन से न्यूट्रल, पी से पॉजिटिव और ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये बातें याद करने वाली हैं। एटम किस चीज़ से बना? छोटे छोटे पार्टिकल से बना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बेसिक पार्टिकल। यानी कि मुख्तलिफ एटम्स क्या हैं? अब एलिमेंट के एटम्स हैं, एलिमेंट्स किससे बने हैं? एटम से। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अब ये हैं एलिमेंट्स। अब
आप लोग हम कह रहे हैं कि एटम से बनी है, तो एटम्स तो सारे एक ही हैं। अब एटम्स एक ही इस तरह नहीं है। अब ऑक्सीजन के एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, वो और है। नाइट्रोजन के अंदर यानी कि अगर इसके अंदर मिसाल के तौर पे 6 7 8 है ना, तो इसके अंदर 1 2 3 होंगे, या ये जो है इसके अंदर भी 1 2 3 कोई और, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि मिकदार जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की है हर एटम के एलिमेंट में मुख्तलिफ है। यानी कि इनके एलिमेंट्स जो है, इनके जो एटम है इस एलिमेंट के, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग हैं, इसके और हैं, इसके और हैं। ये बताना चाह रहा है डिफरेंट एटम्स है डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है, थोड़ा सा देख लें, याद रखें पॉइंट्स। आगे क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मास। सॉरी, ये वाली ऊपर वाली लाइन, एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस। अभी आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, तो इस चीज़ को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं असल में। अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं ना यहाँ पे पिक्चर, तो इस तरह असल में होता है एटम। ये क्या है, अब एक किस्म का एटम है, ये एटम की शक्ल होती है। अब इस तरह ये जो चीज़ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बाहर गोल गोल घूम रहे होते हैं। अब ये अंदर क्या है, ये होते हैं प्रोटॉन्स, ये वाले, ये प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो दायरा होता है ना, ये अंदर वाली चीज़, इसको कहते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। उसके आगे हम पढ़ते हैं यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि अब किस चीज़ से बनता है, ये अभी मैंने दिखाया है कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड रैपिडली, ये देखें ये घूम रहे हैं गोल गोल, रैपिडली तेज तेज घूम रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मास। यानी कि जो, ये पढ़ लें थोड़ा सा, चलो जो मैंने, एवरी एटम हैज़ न्यूक्लियस, हर एटम का एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रोटॉन्स का जो मैस है वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के मैस के। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस क्या है, सेम है, ये बात याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का मैस नहीं है बराबर इनके। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मैस, इनका मैस क्या है, सेम है। ये देखें, आगे पढ़ेंगे रिलेटिव मास को। बट इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर, इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1837 टाइम्स छोटा है, यानी कि कम है वेट में, इसका 1837 गुना वजन कम है, वजन में 1837 गुना कम है। यानी कि अगर एक बंदे का वेट 10 kg है और एक बंदे का 100 kg वेट कम है, तो ये कितना कम है, इस बंदे का वेट जो है वो इससे 10 गुना कम है। तो इसी तरह जो प्रोटॉन्स का मैस है वो 1837 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन 1837 गुना छोटा है, ये बताना चाह रहा है वो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रोटॉन मैस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन मैस। ये पॉइंट लिख लें या याद कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन्स मैस, प्रोटॉन के मैस से 1837 गुना कम है। आगे क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ कैरी अ टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। पीछे पढ़ लिया कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। याद करने के लिए मैंने बताया था कि पी से पॉजिटिव प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन से न्यूट्रल। ठीक है, और पीछे नेगेटिव रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पे। अब ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब जनरली एक प्रोटॉन का क्या मैस होता है, एक, बस। यहाँ पे उसने कोई यूनिट नहीं साथ दिया, जाओ या ग्राम में दें या AMU में दें, अभी उसने नहीं बताया। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसका मैस 1 उसने लिख दिया बस। प्रोटॉन का मैस 1, न्यूट्रॉन का मैस 1। आगे उन्होंने बहस लंबी नहीं की तो नहीं करते हम लोग। इलेक्ट्रॉन का मैस 1837 गुना प्रोटॉन से कम होता है, और उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, 1 माइनस। लेकिन इसका भी 1 माइनस हमने लेना है हमेशा। क्या मैस है इसका, -1 है एक किस्म का। आगे आएगा भी तो देखते हैं। ये चार्ज इसके ऊपर, वेट नहीं, मास नहीं, इसका चार्ज -1 लेना है हमने हमेशा। इसका चार्ज 1 प्लस लेना है और इसका चार्ज 1 माइनस लेना है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि चार्ज हमेशा इधर को लिखना है, इधर को लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये और चीज़ होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन और वैलेंसी आएगी तो वो उसमें बताऊंगा मैं। ऑल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंपॉर्टेंट बात। जो एक एटम होगा ना, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे
उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दे आर न्यूट्रल, मतलब कि किसी एटम के अंदर फर्ज करो हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, लेकिन ये न्यूट्रॉन के लिए शर्त नहीं है, न्यूट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज करो ऑक्सीजन है तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव मास इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ये है कि एक एवरेज जो मास होता है ना एटम का, उसको हम रिलेटिव मास कहते हैं। जिस तरह हम वजन कहते हैं ना किसी इंसान का इतना वजन है, इसी तरह हम कहते हैं कि रिलेटिव मास जो है ना एटम का वो इतना, यानी कि एटम का वजन जो है उसको हम क्या टर्म का नाम देते हैं, याद रख लें, रिलेटिव मास। फर्ज करें कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है। ये लाजमी नहीं होता सारों में सेम हो, तो एवरेज मास हम अभी आगे पढ़ते हैं। मास जो है ना वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बनता है, 6 जमा 6 कितना बन गया 12। अब इसका एवरेज मास क्या है 12, किसका, कार्बन का। हर किसी का एवरेज मास अलग-अलग होता है। अब हाइड्रोजन के अंदर है ना न्यूट्रॉन कोई नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। इसकी आइसोटोप वो लंबी बहस है, तो इसको हम जनरली 1 इसका कह देते हैं कि एक ही प्रोटॉन है, एक इसका रिलेटिव मास क्या है 1 है बस। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यही वाला। अब उसी पीछे वाले पॉइंट को कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम होते हैं। अब इसके अंदर सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते इनके। ठीक है, ये बात बस वो समझाना चाह रहा है। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अब देखो कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां, 11 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे होते हैं। ऑर्बिटिंग का मतलब सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट पोजेसिस, यानी कि सोडियम एटम जो है ये सोडियम होता है, क्या है, न्यूट्रल है। किस तरह, इसके अंदर 11 ही उसके पॉजिटिव हैं और 11 ही उसके नेगेटिव हैं, यानी कि तो वो 11 से 11 कट जाएंगे तो क्या बन जाता है 0। आंसर क्या आ रहा है 0, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये देखें 11 प्रोटॉन्स ईच हैज 1 चार्ज, यानी कि हर एक पी बराबर होता है 1 प्लस चार्ज के। पीछे अभी पढ़ा टेबल में, जो टेबल था हमने पढ़ा अभी रिलेटिव मास वाला, उसके अंदर क्या पढ़ा है, क्या एक जो प्रोटॉन है वो क्या करता है 1 प्लस चार्ज कर, 1 प्लस इस तरह करके लिखने, और ये इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज कैरी करता है 1 नेगेटिव। ये बात याद रखने वाली है। अब जब हर 11 प्रोटॉन है तो हर किसी का एक एक चार्ज है, तो क्या होगा 11 पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। ये देखो टोटल कितने हो जाएंगे पॉजिटिव 11। अब 11 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव करता है तो 11 नेगेटिव आ जाएंगे। तो जब 11 जमा और 11 माइनस तो ऐसे करके कट जाते हैं सारा कुछ। 11 इधर से जोर लगा रहे हैं, 11 यहाँ से जोर लगा रहे हैं, तो सेम ही रहेगा, यहीं पे रहेंगे हम लोग। तो क्या आंसर है 0, द आंसर इज 0, दैट में ओवरऑल नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा ये थोड़ा सा देख लें अगर कोई चीज़, द इलेक्ट्रॉन्स सर्कल वेरी फास्ट अराउंड द न्यूक्लियस एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फ्रॉम इट, दीज एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे क्या होते हैं ये शेल्स के गिर्द क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किसके अंदर करते हैं शेल्स के अंदर, बस ये याद रखना है। डिफरेंट एनर्जी शेल्स होते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पुट टुगेदर इन द सेंटर फॉर्मिंग न्यूक्लियस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, दरमियान में घूम रहे हैं, दरमियान में होते हैं सेंटर में, और वो क्या बना रहे होते हैं, एक न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर वैसे जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। वैसे तो उसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन ये तो न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एज अ होल इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। और ये एटम का सबसे भारी हिस्सा होता है। हैवी पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट है एटम का, ये याद रखो। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, सेम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इससे 1836 गुना कम है, और ये दोनों डबल हैं। यानी कि फर्ज करो एक एटम है उसके अंदर 12 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक उसका कह लो मास है फर्ज करो, तो और 12 ही न्यूट्रॉन है, तो ये कितना हो गया 24 उसका अंदर हो गया। और अब वो 24 यानी कि अब वो
प्रोटॉन्स 12 हैं तो 12 का एक 1836 गुना 0.00 में कुछ आंसर आएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा मास कर रहे हैं, इसीलिए ये बाहर तो बिल्कुल हल्का सा शेल है, ये असल में सारा वजन यहाँ पे है न्यूक्लियस पे। कॉन्सेप्ट चेक वाला बॉक्स थोड़ा सा देख लें। नेम द पार्टिकल दैट मेक अप द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। विच पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या कहा था, प्रोटॉन से पी से पॉजिटिव तो प्रोटॉन, नो चार्ज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन से एन से तो क्या होगा न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पीछे क्या रह जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा टॉपिक आसान सा है। अब हमने पीछे समझ तो लिया, अब इसके पॉइंट्स देख लें ज़रा। अगर किसी ने नोट डाउन करने हैं तो वो कर ले, और किसी को समझने में थोड़ी मुश्किल हो गया तो यहाँ पे इजी समझ आ जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले जो हर चीज़ है कहीं पे भी दुनिया में या बाहर दुनिया से पूरे यूनिवर्स में, वो किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनका क्या नाम है, एटम्स। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एटम से हर चीज़ बनी है मिलके, ज़्यादा सारे एटम्स मिलके एक बड़ी चीज़ बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सब इस एटम की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम, जो बुक में लिखी हुई है वो बस उसने समझाने के लिए लिखा है। असल जो एटम की डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एटम, यानी कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, एटम। और ज़्यादा सारे एटम ही मिलके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, मतलब एलिमेंट। एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब क्या है कि जो किसी एक चीज़ से मिलके बना हो, वो किसी और चीज़ से मिलकर ना बना हो, वो खुद ब खुद ही, यानी कि एक उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, वो प्योर है, हर चीज़ से प्योर सब्सटेंस है। फ़र्ज़ करो ये H2O है, मैं कहूँ आप लोगों को कि ये वाटर जो है ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना, तो इसलिए ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन किसी और चीज़ से नहीं मिली, वो एज अ होल हाइड्रोजन ही है, उसके अंदर किसी और चीज़ के एटम नहीं है, हाइड्रोजन के एटम्स ही हैं। या एक हाइड्रोजन का एटम है कह लो, तो वो किसी और चीज़ से तो नहीं बनी, सिर्फ हाइड्रोजन ही है उसके अंदर, इसलिए ये हाइड्रोजन एज अ होल एक एलिमेंट है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी एज अ होल एक एलिमेंट है, क्योंकि ये दोनों किसी और चीज़ से नहीं बनी। लेकिन अगर हम पूरा वाटर की बात करें तो वो एलिमेंट नहीं होगा, वो कंपाउंड होगा, क्योंकि वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो दो चीज़ों से मिलकर बने वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। और जो एक ही चीज़ यानी कि किसी और मिलावट से पाक हो, हर चीज़ से किसी और चीज़ से ना मिलके बना हो, वो एलिमेंट होता है। और 118 एलिमेंट है हमारी जो हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं। उसके बाद जो एक नौजवान इंसान की, एडल्ट मतलब नौजवान इंसान की बॉडी होती है, वो कितने एटम से बनी है, तकरीबन 7 ऑक्टीलियन एटम से बनी है। ऑक्टीलियन से मुराद मैंने कहा था किस तरह याद करना है, यहाँ तो 3 जो पेयर्स हैं ज़ीरोज़ के, उनको 9 दफ़ा गिन लो, ठीक है, अगर तो वो कॉमे लगे हुए हैं। अगर कॉमे नहीं लगे हुए हैं तो फिर क्या करो कि ये 27 ज़ीरो गिन लो, ठीक है। तो इस तरह ये याद रखने का आसान तरीका है। आगे जो इंसानी जिस्म है, ह्यूमन जो बॉडी है, वो कौन सी किस्म के एटम से बनी होती है। असल में यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट में बात रह गई। एलिमेंट्स जो है ना, यानी कि अब हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से किस तरह मुख्तलिफ हैं, वो इस तरह मुख्तलिफ है, इनके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनकी जो तादाद है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो हाइड्रोजन के एटम में मुख्तलिफ होंगे, और इसमें ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनमें डिफरेंट होंगे। इसलिए उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद जब डिफरेंट होती है तो वो एक नया एलिमेंट बनता है, या नई चीज़ बन के हमें ज़ाहिर होती है। तो इसी तरह ये जो ह्यूमन की बॉडी है वो किन एटम से मिलकर बनी है, कौन से एलिमेंट्स के एटम से बनी है, वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्कूल बैग है वो प्लास्टिक से बना होता है, उसको कहते हैं पॉलिस्टर। अब असल में वो जो कोई भी चीज़ होती है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों में पाई जाती है। जिस तरह अब ये प्लास्टिक है, अब ये स्कूल बैग के अंदर जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल और चीज़ का प्लास्टिक है। जो पाइप्स में हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ही और किस्म का प्लास्टिक होता है, वो थोड़ा सख्त होता है। बैग वाला थोड़ा सा बेंड भी हो सकता है, यानी कि उसको किधर भी उसकी थोड़ी सी शेप बेंड भी हो सकती है, लेकिन उसको बेंड करें तो वो टूट जाता है, प्लास्टिक का जो पाइप होता है। इस तरह वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन से चीज़ों से बनाया होना, तो वो प्रोडक्ट सेम ही होती है, उतना प्लास्टिक ही है, बस उसका कुछ हालत थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह वो सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग-अलग चीज़ें होती हैं, इसी तरह कुछ थोड़ा सा सॉलिड है, पाइप थोड़ा सा सॉलिड है, ज़्यादा सख्त। ये भी है सॉलिड स्कूल बैग, लेकिन वो थोड़ा सा इलास्टिक सा होता है कि उसके अंदर बेंड होने की सलाहियत होती है।
आगे पॉलिस्टर किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इसी तरह वुड जो लकड़ी है वो भी किससे मिलके बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैंने पीछे बताया था कि जिस तरह हम बिरयानी और पुलाव है, यानी कि दोनों दोनों के अंदर टमाटर प्याज वगैरह और लहसुन अदरक वगैरह डलता है, लेकिन और चावल भी डलते हैं, लेकिन बिरयानी का जायका और तरह का होता है, पुलाव का जायका और तरह होता है। इसी तरह ये मैंने मिसाल दी थी ऊपर, ये बैग वगैरह भी, यानी कि बैग का भी है प्लास्टिक ही और वो भी है प्लास्टिक की पाइप्स में जो इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों थोड़ी सी मुख्तलिफ एक दूसरे से लगते हैं हमें, क्योंकि उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह अब ये जो होती है ना चीज़, अब फर्ज करो इसमें कार्बन 60% है, इसके अंदर हो सकता है 50% हो, यानी कि जब हम कंपोजिशन उसकी तादाद आगे पीछे करते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट या जो एंड प्रोडक्ट मिलती है, एंड में नतीजा अखज़ होता है वो कुछ और मिलता है। इसी तरह इसके अंदर भी तादाद का डिफरेंस होता है, इसलिए ये नई चीज़ बन जाती है। आगे ये एलिमेंट हमने पढ़ लिया, उसके बाद एक है ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पीछे वाला था इंट्रोडक्शन। एटम का मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल से मुराद नाकाबिले तकसीम, लेकिन ये काबिले तकसीम है अब जो नई रिसर्च हुई है, लेकिन आपकी बुक में इंडिविजिबल लिखा, तो हम इंडिविजिबल ही देखेंगे। एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। जो सेंट्रल पार्ट होता है ना एटम का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और वो किस तरह किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। और वो उसके इर्द गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये फर्क करो, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इस तरह ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके इर्द गिर्द एक शेल होते हैं, तो इधर ये जो शेल्स हैं इनके अंदर ये रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो न्यूक्लियस है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना, तो ये हैवी पार्ट होता है सबसे एटम का। एटम का हैवीएस्ट पार्ट कौन सा होता है? ये पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग। सबसे हैवीएस्ट पार्ट कौन सा है एटम का? वो न्यूक्लियस है। अब प्रोटॉन्स का जो मास है वो 1 है, आपकी बुक में लिखा हुआ है रिलेटिव मास जिसको लिखा हुआ है उसने, और न्यूट्रॉन्स का भी मास उसने 1 लिखा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1837 टाइम्स लेस है, लाइट है, यानी कि कम है प्रोटॉन से। यानी कि वो इतना छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, उसको हम फिर नेग्लिजिबल ही कर देते हैं, ना होने के बराबर ही है। प्रोटॉन्स के ऊपर पी से मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज, और एन से न्यूट्रल, न्यूट्रॉन उनके ऊपर न्यूट्रल, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, पीछे नेगेटिव चार्ज रह गया, वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। रिलेटिव मास का मतलब एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। फर्ज करो ज़्यादा सारे एटम्स हैं हमारे पास है, फर्ज करो कार्बन के हैं, कार्बन के हमारे पास हैं एटम, या कह लो हाँ कार्बन के ही कर लो, चलो कार्बन के हमारे पास एटम्स हैं 10 एटम्स हैं। अब कार्बन का मास होता है 12, तो हम 12 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 10 के साथ, ठीक है। आम ये, वरना ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसको स्किप भी कर दोगे तो आप लोग खैर है, लेकिन लिख लो, बस याद कर लो इसको, ये डेफिनेशन। 12 को हम ऊपर ज़रब देंगे 10 से, जो जवाब आएगा फ़र्ज़ करो 120 आएगा, तो हम फिर वही जो 120 होगा ना, हमने उसके यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने थे 10 पे, तो 10 पे हम लोग इसको करेंगे डिवाइड, तो फिर वो जो आंसर आएगा फ़र्ज़ करो अब आना है 12, मतलब इसके जो एक एटम का मास है वो कितना है? वो है 12। तो इस तरह हम एवरेज मास निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है? ऑल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। फ़र्ज़ करो अगर किसी के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, लेकिन अब उसकी ये लाजमी नहीं है कि अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन भी एक हो, न्यूट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसके बाद पॉइंट है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, हैवीएस्ट पार्ट कौन सा है? वो न्यूक्लियस है। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस को कहते हैं, और वही न्यूक्लियस ही है सबसे हैवी पार्ट, क्योंकि वो किससे बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके।